ओके, तो इस वीडियो में बात करने वाले अपन अपना जो अल्कालाइट था उसके बाकी बचे क्वेश्चन 5 से हमने अब तक क्वेश्चन हो गए कर लिए और हमने इंडेक्स क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का। तो यू कैन रीड। यहाँ पे क्या लिखा है हमें, हाइड्रोकार्बन C5H10 C5H10 हमें लिखा है यहाँ पे, इसको कलर अंडरलाइन। डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन, डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क। तो ठीक है, सही है, वो क्लोरीन से रिएक्ट नहीं कर रहा डार्क में। हाँ, बट गिव्स अ सिंगल मोनो क्लोरो कंपाउंड। यस, सही है। और C5H9, यहाँ पे ये C5H9 दे रहा है प्रोडक्ट एचम्यू, और वो अपना वो Cl2 सेट कराने पे, हाँ, ब्राइट सनलाइट में। देन आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये C5H10, अगर आप इसको देखो ना तो कहीं ना कहीं ये CnH2 हो रहा है, H2N। हाँ, जो कि मुझे अल्कीन, और या तो देखो ये फॉर्मूला होता है CnH2 का, अगर आप यहाँ पे 5 पुट करो इसमें आपको दिखेगा कुछ C5H10 आने वाला है। मतलब कि दी हाइड्रोकार्बन, दी हाइड्रोकार्बन with formula CnH2n represent alkene। देखो ये एक्चुअली अल्कीन से रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स अल्कीन। ये तो ये अल्कीन को रिप्रेजेंट करेगा, और या तो फिर ये करेगा इसको, और साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला यही होता है। अरे वो अपना साइक्लिक कंपाउंड ऐसा कुछ, हाँ ऐसा। तो इन सब का जो फॉर्मूला होता है ये भी अल्कीन से मैच खाता है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज होती है। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज बोला है कि since the hydrocarbon do not react with chlorine in dark, so it can it can be cycloalkene। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या बता रखा है हमें, ये क्लोरीन से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो पता है हमारा अल्कीन होता है, अल्कीन कभी भी, हाँ, अल्कीन डार्क में भी क्या देता है, अल्कीन डार्क में भी रिएक्शन करवाता है, देता है H में, यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोडक्ट। बट जो हमारा साइक्लो एल्केन है, हाँ, वो क्या करते हैं, वो कभी भी H म्यू मतलब डार्क में, यहाँ पे Cl2 आएगा, Cl2 डार्क में कभी रिएक्शन नहीं करते वो। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे Cl2 हो और यहाँ पे क्या हो हमारे पास H म्यू हो, तो यहाँ पे आपको देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं Cl यहाँ लगाऊं तो हर जगह इक्विवेलेंट पोजीशन है सारी। तो यहाँ पे आपको मोनो, आपको यहाँ पे एक ही मिलेगा प्रोडक्ट, जो कि क्या होगा आपका मोनो साइक्लोएल्केन होगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्योंकि हमें बता रखा है कि ये क्लोरीन डार्क में रिएक्ट नहीं कर रहा, डार्क में रिएक्ट करता मतलब कि हमारा अल्कीन होता, बट ये डार्क रिएक्शन दे ही नहीं रहा है, ये सो कहीं नहीं रहा है। तो ये इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये साइक्लोहेक्सेन होने वाला है। क्लियर। तो यहाँ पे लो सिंपल साइड में दो कि सिंस साइक्लो एल्केन react with Cl2 in presence of sunlight to give a mono chlorinated product. Therefore the cycloalkane must be cyclopentane। तो यहाँ पे ये साइक्लोपेंटेन नहीं होता है, क्योंकि 5 कार्बन की बात कर रखा है यहाँ पे ना, 5 कार्बन, तो आपका ये कुछ ऐसा कुछ होगा, ये आपका ये साइक्लोपेंटेन। देखो अगर मैं इसका कराऊं रिएक्शन Cl2H के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें सिंपल एक ही मिलेगा प्रोडक्ट, जो कि ये होगा। इनकेस अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं Cl2 डार्क में, रिएक्शन होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन अल्कीन रिएक्शन कर लेता है डार्क में भी, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, क्लियर। तो यहाँ आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपका नो रिएक्शन, यहाँ पे नो रिएक्शन इस साइड आपको मिलेगा ये। तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको हम एमपी क्वेश्चन बोल सकते हो। क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 की बात करें, हमें क्या बोला यहाँ पे, हमें बोला कि राइट द आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड है फॉर्मूला C4H9Br। देखो कहीं ना कहीं आपको ये देखो ना, तो ये आपका एक्चुअली अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला है, अल्केन हैलाइड का। क्लियर। अल्केन हैलाइड का फॉर्मूला हमारा ये दिख रहा है हमें, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि C4H10 क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे C4H10 हमारे पास यहाँ पे अल्केन होता है, सही ना, अल्केन। अरे भाई CnH2n+2 में बैठ रहा है, फिर ये चाहो तो चेक कर लो, और डालो यहाँ पे n की वैल्यू 2, n की डालो वैल्यू 4 डालो, 4 यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम एक H को निकाल रहे हैं, एक H को लगा रहे हैं, तो ये C4H9Br हो रहा है।
क्लियर। तो कहीं ना कहीं हमारा ये अल्केनी है, ये अपना अल्काइलाइट होगा। बात करना पे C5H9 तो सिंपल, यहाँ पहले तो 4 कार्बन का चेन बना दो, 4 कार्बन चेन, तो ये 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे Br कहाँ लगा सकते हैं। हाँ, तो हमें यहाँ पे बतानी पॉसिबिलिटी। देखो एक्चुअली ये जो आइसोमर होता है आपका, जिसमें मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। क्लियर। तो एक देखो, एक पॉसिबिलिटी ये होती है सेल यहाँ Br आपका यहाँ लग जाए। हाँ, और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये होती है कि Br यहाँ लगा दें। सही है, एक ही पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी, और बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी खाली होगी, तो इसके खाली 2 ही आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि जैसे आप यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे लगाओगे Br ना, तो ये वाला और ये वाला इक्वली हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे खाली तो 2 ही आइसोमर होंगे इसके। क्लियर। थोड़ा कोई सोचना भी है यहाँ पे। हाँ, अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन 7 की बात करें तो ये सिंपल आपका रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें बोला हमें ये कि राइट द इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 ब्यूडो 1 आयोडोबुटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल और 1 क्लोरोबुटेन एंड बुट 1E। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपल यहाँ पे प्रिपेयर करना है अपना प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोबुटेन, मतलब कैसा कुछ, ये आपका बुटेन है 1 2 3 4 और यहाँ पे आपका आयोडीन है। क्लियर। ये आपका आयोडो ब्यूटेन से हमें क्या करना है, हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है किससे, 1 ब्यूटेनॉल से, 1 क्लोरोबुटेन से और बुट 1E से। तो हमें पहले हमें क्या करना है, पहले हम लेंगे यहाँ पे अपना बुटेनॉल लेंगे, तो ये आपका बुटेनॉल हो गया। और यहाँ पे आ करना एक रिएक्शन होती है सिंपल फेमस अपनी PX3 वाली, हाँ, फॉस्फोरस आयोडीन वाली रिएक्शन। तो जब हम इससे रिएक्शन करवाते हैं PX3 से, इससे 3 मोल ऑफ अल्कोहल से, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका OH है, ये OH यहाँ से हट जाता है और यहाँ पे 3 आयोडीन लग जाता है। और जो आपका यहाँ पे PI3 है, यहाँ पे एक्चुअली ये जो OH है जो यहाँ से निकला है वो यहाँ पे आता है, तो ये सिंपल H3PO3 हमारा बन जाता है यहाँ पे, और प्लस हमें यहाँ पे 3 मोल ऑफ आयोडोबुटेन मिलता है इस केस में। क्लियर। ये आपका पहला टाइप क्वेश्चन था। अगर बात करें क्वेश्चन 2 की, देखो यहाँ पे हमें हमेशा पता होना चाहिए, अगर आपके पास कोई भी अल्काइलाइट है, अल्काइलाइट मतलब कोई मान लो क्लोरो हो, फ्लोरो हो, ब्रोमो हो, अगर आपको उससे मान लो आपको आयोडो चाहिए, मतलब आपको क्लोरोस को कन्वर्ट करना है आयोडो में, हाँ, या तो फिर आप बात कर लो यहाँ पे क्लोरो या तो बोलो फ्लोरो, फ्लोरो या तो ब्रोमो करके, हाँ, आपको उसको आयोडो में कन्वर्ट करना हो, आयोडो में, हाँ, आयोडो में को कन्वर्ट करना हो, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हम सिंपल कराएंगे अपनी फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन करके, हाँ, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है सिंपल, जिसमें यहाँ पे हम देते हैं अपना, देखो देखो फ्रिंकलस्टीन में आपका Na होता है कभी कभी, और समटाइम आपका Ki भी लेते हैं यहाँ पे हम, और बट यहाँ जो आपका सॉलिड होता है वो नो डाउट आपका एसीटोन ही होता है। सही है, तो यहाँ पे एसीटोन फ्रिंकलस्टीन हमारे रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ जो Ki है आपका, हाँ, ये Cl क्या होगा, Cl यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अपना I आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर। और जो K के पास I था वहां आ जाएगा K के पास Cl, तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन होगा प्रोसीड आगे। क्लियर। अब दो क्वेश्चन 3 की बात करें तो यहाँ पे आपको गिवन है बुट 1E करके, बुट 1E, तो हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे 1E नहीं, ये 1 2 3 4, तो आपका बुट 1E है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इससे चाहिए आयोडोबुटेन चाहिए। देखो पहली बात तो अगर हमें आयोडोबुटेन चाहिए तो पहले हमें यहाँ पे ध्यान नहीं देना है कि देखो अगर आपको बुट 1 यानी आपको 1 आयोडोबुटेन चाहिए, तो आपको पहली बात आपका जो हेलोजन वहाँ यहाँ पे लगना चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे लगेगा तो ये आपकी बात बन पाएगी। तो क्या करेंगे हम, देखो अगर आपने यहाँ पे ये पेरोक्साइड मत लो, अगर मैं यहाँ पे मार्कोनी का एडिशन रूल कराए तो Br यहाँ लग जाएगा, जो कि गलत है, हमें यहाँ पे 1 पे चाहिए। तो क्या करेंगे अपन यहाँ सिंपल हम HBr का एडिशन कराएंगे, और HBr का एडिशन कराते वक्त यहाँ पे क्या देखेंगे हम यहाँ पे, हाँ, कि हमें यहाँ पे पेरोक्साइड लेना है साथ में, ताकि क्या हो यहाँ पे, ताकि यहाँ पे एंटी मार्कोनी को एडिशन रूल हो। तो आपको अच्छे से पता है जो हमारा एंटी मार्कोनी एडिशन रूल होता है वो ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उसी कार्बन पे जाएगा, हाँ, वो उसी कार्बन पे जाएगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, हाँ, इस वाले के पास 2 हाइड्रोजन है, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है खाली इस कार्बन के पास। तो यहाँ पे नो डाउट जब आपका Br माइनस है वो आपका यहाँ अटैच होगा, और जो आपका H है वो यहाँ अटैच होगा, बस वही हमने किया है, मैंने Br यहाँ पे अटैच किया है और CH यहाँ पे अटैच किया है। क्लियर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 1 ब्रोमोबुटेन मिल गया। अब देखो अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊँ अपना, हाँ, हमें यहाँ पे क्या आयोडो पार्ट चाहिए, तो आयोडो के लिए सिंपल फेमस अपना वही है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, फ्रिंकलस्टीन हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे यहाँ पे, तो इसमें सिंपल हम Br को क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे Ki एसीटोन से, या तो फिर अपना सिंपल आप यहाँ पे NaI एसीटोन बेचते हो, हाँ, यहाँ पे NaI एसीटोन करके, तो इस केस में आपको जो मिलेगा प्रोडक्ट यहाँ पे आपको, ये आपको 1 आयोडोबुटेन मिलने वाला है। क्लियर। जो कि आपको मतलब समझ में आना चाहिए अच्छे से। और आपको हमेशा रखना कि आपको आइडो एल्केन के लिए, हमेशा आपको आइडो एल्केन के लिए आपको ऑलवेज यहाँ पे NaI एसीटोन यूज करने करना है, या तो Ki है तो एसीटोन, दो में से कोई एक। बट आपकी जो पहचान होगी ये इसका रिएक्शन की, वो आपका एसीटोन तो होगा फिक्स, वो Na होगा। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन हमने क्या बोला यहाँ पे कि एम्बिएंट व्हाट आर द एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अगर हम बात करें यहाँ पे एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल की, तो इसमें लिखो सिंपल द न्यूक्लियोफाइल, देखो ऐसे न्यूक्लियोफाइल ना जिनका अटैक दोनों साइड से हो, मतलब दोनों साइड जिसके दो साइड से हो अटैक करने के लिए, मतलब कि जो दो साइड से कोई भी ग्रुप में जुड़ जाए, मतलब कोई भी कंपाउंड में जुड़ जाए, उनको हम एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो इसमें लिखो सिंपल द न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक। देखो अटैक मींस यहाँ पे सिंपल याद रखो आपको कि ज्वाइन करना, जुड़ना होता है, मतलब जैसे मान लो आपका यहाँ पे कंपाउंड है, आप कंपाउंड मालूम है यहाँ पे, मतलब उसमें मुझे यहाँ पे सीएन ज्वाइन करना है, तो यहाँ हम बोलेंगे ज्वाइन करने से अच्छा बोलेंगे या सीएन का यहाँ अटैक होगा ऐसे, क्लियर। तो यहाँ पे हम अटैक नॉर्मली बोलते हैं थोड़ा केमिस्ट्री लैंग्वेज में। तो न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक थ्रू थ्रू which can attack through different sites, two different sites, two different sites are called ambident ligand, ambident nucleophile, sorry, ambident nucleophile। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर बात करें फॉर एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक हमारे पास यहाँ पे CN होता है, हाँ, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो एक्चुअली जो माइनस होता है वो नेगेटिव, इस पे कारण होता है नेगेटिव, क्लियर। और जैसे क्या होता है, जैसे ही हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे ही इसको यहाँ ले लेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बनता है क्या, C डबल बॉन्ड N माइनस बनता है। तो यहाँ पे आपके पास ये दो तरीके होते हैं, सिंपल ये आपका CN है, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइल बोलते हैं, नाइट्राइल करके। जब कहीं भी मतलब जो आपका न्यूक्लियोफाइल अगर वो यहाँ से अटैक करे C से, तो इसको बोलेंगे नाइट्राइल। इस केस में हमारा होता है वो आइसोनाइट्राइल होता है, जब वो अटैचमेंट उसका N से हो, ये आपका ये आइसोनाइट्राइल होगा। तो ऐसे बहुत सारे लिगांड होते हैं, मतलब होते हैं न्यूक्लियोफाइल जो कि वो एम्बिडेंट होते हैं, मतलब नेचर, मतलब कभी कभी वो उनमें एक्चुअली ये ग्रुप होता है, तो कभी कभी कार्बन से बॉन्डिंग आती है, कभी कभी नाइट्रोजन बॉन्डिंग आती है, क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 10 की। हमने ये तो कर लिया, 9 8 कर लिया, 9 पे आते हैं, लिसन। 9 क्वेश्चन इजी है। हमें क्या बोला 9 क्वेश्चन में, विच कंपाउंड इन केस विल रिएक्ट फास्टर विद SN2 रिएक्शन विद OH माइनस। देखो SN2 फेमस रिएक्शन है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि SN2 जो रिएक्शन होती है, हाँ, वो पहली बात मिथाइल एल्गालाइड में, फिर आपका प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, या इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। अगर बात करूँ यहाँ पे सिंपल, तो फर्स्ट और एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि जितना आपका बॉन्ड वीक होगा, क्योंकि जितना आपका RX का बॉन्ड वीक होगा ना, वीक, ये इतना वीक होगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही फास्ट आपका SN2 होगा। और हाँ, ये बॉन्ड वीक कब होगा, जब ना आपके पास यहाँ पे X बदले बड़ा एटम हो, और जो R हो, मतलब वो सिंपल R होता है, छोटा होता है हमारा वो, हाँ, अगर X आपका जितना बड़ा होगा ना, उतना ही क्या होगा हमारा, मतलब अगर बात करूँ मैं ऑर्डर की यहाँ पे मैं, तो अगर आपके पास I माइनस है, Br माइनस है, Cl माइनस है, F माइनस है, तो आई बड़ा आई, मतलब ये जो आपका आयोडीन होता है, ये थोड़ा साइज में हैवी होता है, बड़ा होता है, तो इसके चक्कर में क्या होता है कि ये जो दोनों के बीच का जो मतलब ये बॉन्ड है ना, वीक होता है। क्योंकि अगर आपके पास एक बॉन्ड बनाओ जिसमें बहुत बड़ा एटम हो और एक छोटा एटम हो, तो ये बॉन्ड बहुत ही वीक होता है। हाँ, मतलब अगर आपको बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करवाना है, तो आपको जो दोनों एटम होने चाहिए, जो कि जो बॉन्डेड है, वो कैसे होने चाहिए, वो आपके होने चाहिए सिंपल अपने सेम साइज के, तब जाके यहाँ पे बात बनती है और आपका जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर बात करें फर्स्ट केस में यहाँ पे, तो फर्स्ट केस में सिंपल दिख रहा है, देखो यहाँ पे CH3 Br है, यहाँ पे CH3 आई है। तो अगर बात करें फर्स्ट में, सिंस I माइनस आयन इज बेटर लिविंग ग्रुप, देखो याद रखना कि आयोडीन जो होता है, आयोडीन, हाँ, जब वो निकलता है अपनी ये हेलोजन मतलब नेगेटिव बन के CH3 से, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये नेगेटिव चार्ज आयोडीन पे अच्छा खासा स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि इसका चार्ज, इसका शेप बड़ा है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो हर जगह डिस्पर्स हो जाता है, तो इस केस में ये ज्यादा स्टेबलाइज होता है। बट अगर बात करें और केस में Cl माइनस में, तो यहाँ पे साइज छोटा होता है, तो ये जो आपका माइनस चार्ज है उतना ये इस पे स्टेबलाइज नहीं हो पाता यहाँ पे, क्लियर। और एक और चीज यहाँ पे, और जो आपका F माइनस होता है, हाँ, F माइनस के केस में क्या होता है आपका यहाँ पे, इन केस ऑफ F माइनस साइज बहुत छोटा हो जाता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज जल्दी स्टेबलाइज हो ही नहीं पाता। इसी और ये रीजन है कि I माइनस जल्दी निकलना चाहेगा, और F माइनस फिर अपना Cl माइनस, फिर अपना F माइनस, तो ये आपका एक्चुअली ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे I माइनस बेटर लिविंग ग्रुप, हाँ, तो देन Br माइनस, हेंस CH3 रेट फास्टर देन CH3 Br इन एसिड रिएक्शन, सही है, क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करें क्वेश्चन 2 की, तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम बात करें इसको, मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये एक्चुअली आपका टर्शियरी कार्बोकेटायन है, यहाँ ये आपका टर्शियरी अल्कालाइड है, ये आपका प्राइमरी अल्कालाइड है। और हमें अच्छे से पता है कि प्राइमरी वाले में ज्यादा क्या होगा, हमारे पास ज्यादा हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन होगी, क्लियर। देखो आपको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे मैं अच्छे से, देखो ये आपका H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, देखो। और एक्चुअली क्या होता है ना, जो OH माइनस है वो अटैक करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हिंड्रेंस है, मतलब ये एटम्स का बहुत कम है,
बट अगर हम बात करें इस वाले केस में CH3 और CH3 और CH3, तो इस केस में जो हेंड्रेंस है ना वो बहुत ज्यादा एक्चुअली OH माइनस यहाँ अटैक करना पड़ता है। और जब करिएगा CH3 ये दिखने में छोटा है बट ये बड़ा है एक्चुअली। देखो ये एक्चुअली ऐसे इसमें एटम होंगे तो जो क्या करेंगे, जो यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, और ये OH माइनस ना जल्दी इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, अटैक करेगा नहीं तो सेल माइनस निकलेगा नहीं, तो OH माइनस को यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा, फिर जाके सेल माइनस बाहर निकलेगा। तो ये रीजन है कि हमारे पास जो रिएक्शन होता है उसमें ये वाला हमारा जल्दी रिएक्शन देगा, SN2 ये लेट देगा थोड़ा। क्लियर? तो मतलब यहाँ पे CH3 विल रिएक्ट विद फास्टर देन CH3 thrice CCl in SN2 reaction with OH माइनस। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। हाँ, आपका लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप मतलब कि अपना ये जो हेलोजन होता है, हेलोजन अल्कलाइड में, वो हमारा लिविंग ग्रुप होता है। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना अच्छा आपका SN2 होगा। SN1 भी सेम यही फैक्टर होता है। SN1 में SN2 में ये सेम फैक्टर काम करता है कि दोनों केस में अगर लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो उस केस में रिएक्शन फास्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, बहुत स्लो होगी। हाँ, और बहुत टाइम लगता है रिएक्शन होने में एक्चुअली उस केस में। हाँ, और फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन ने क्या बोला है यहाँ पे, प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन दैट वुड बी फॉर्म by the dehydrohalogenation of the following halide। क्लियर? तो इसको हम बात करते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। देखो क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है भी। हाँ, हमें यहाँ पे क्या करना है, डीहाइड्रोजन से करना है। मतलब कि हमें यहाँ पे डीहाइड्रोजन से करना है, इसका मतलब ये कि हमें HX को निकालना है। डी मतलब निकालना होता है, हाइड्रो मीन्स क्या, H और X। हमें यहाँ पे HX निकालना है। किससे निकालना है? ये कंपाउंड। क्या होगा इससे? और हाँ, यहाँ जो हमारे पास रिएजेंट है वो क्या है, सोडियम इथोक्साइड है, इथेनॉल। देखो याद रखो आपको यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट होता है E1 E2 का, मतलब कि एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है, और आपको पता चलना चाहिए, पता है एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है। जबकि आपको अगर कोई एलिमिनेशन रिएक्शन गिवन ना, अगर उसमें कुछ ऐसा कोई लिखा हो, अल्कोहलिक KOH करके ऐसा कुछ लिखा हो, या तो आपको ऐसा लिखा हो ETON लिखा हो, ETON माइनस और करके, हाँ, तो ETON माइनस हो गया। तो इस केस में हमारे पास ये सारे क्या होते हैं, ये सारे एलिमिनेशन के रिएजेंट होते हैं। एलिमिनेशन रिएजेंट मतलब कि इससे क्या होता है, एलिमिनेशन में आपका जो आपका RX है वो कन्वर्ट होता है एल्कीन के अंदर। देखो आपको पता होना चाहिए। हाँ, इस केस में, हाँ, तो यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट वाले केस में, तो आपका 1 ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। अगर मैं पे ड्रॉ करूँ 1 ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पे आपका ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, और उन पे ब्रोमो बोला है और उन पे मिथाइल बोला है। तो इस केस में आपके पास यहाँ BR है और यहाँ मिथाइल है, मतलब कि CH3। हाँ, जो क्या करें यहाँ पे हम सिंपल, मैं उसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ अच्छे थोड़ा प्रॉपर्ली। ये आपका यहाँ पे BR है और यहाँ पे CH3 है। देखो अगर मैं इस पोजिशन को मान लूँ जीरो और इसको मान लूँ अल्फा करके, तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के बीटा, एक बीटा ये, मतलब 2 ही टाइप के बीटा है, ये तो सेम ही है, ये बीटा इक्विवेलेंट है, बीटा कार्बन। और हाँ, एलिमेंट्स में क्या होता है कि आपका अल्फा और अल्फा से आपका ब्रोमो, मतलब अल्फा और बीटा के बात करें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा से आपका जाता है BR और बीटा से आता है आपका H। ये मिलके निकल जाते हैं यहाँ पे, तो निकलने का आपको यहाँ पे इन्हीं अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो मैं अगर यहाँ का H रिमूव करूँ, हाँ देखो क्वेश्चन उठा है यहाँ पे कौन सा H निकाले हम, तो हमें वो H निकालना है जिससे मोस्ट स्टेबल एल्कीन बने। तो आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास, फिर हम बात करेंगे कि ये मोस्ट क्यों है, मतलब मोस्ट स्टेबल क्यों है ये एल्कीन। तो अगर मैं यहाँ से H निकाल दूँ, तो यहाँ से क्या करो आप H निकाल दो, इसको निकाल दो यहाँ से, और यहाँ से BR निकाल दो, तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनने वाला है, मतलब कुछ ऐसा कुछ। CH3 वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे CH3 रहेगा आपको सबका। क्लियर? सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ इस वाले बॉन्ड को तोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ा, दोनों को जोड़ दिया। क्लियर? तो ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल एल्कीन रहेगा, मोस्ट स्टेबल एल्कीन। क्यों? देखो याद रखना यहाँ पे कि जितना अल्कीन के इस साइड ना अपना अल्काइल ग्रुप होता है, हाँ, उतना ही आपका अल्काइल सिंपल क्या CH3 हो, ऐसा हो, H नहीं होना चाहिए। जितना H होगा उतना अनस्टेबल होता है एल्कीन। तो यहाँ पे आता है हमारे पास जो कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एल्कीन है, हाँ, ये डायरेक्टली किससे लिंक है, डायरेक्टली यहाँ पे इस वाले कार्बन से लिंक है, और एक यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी होगा। हाँ, और इसकी बात करें इस वाले कार्बन की, तो ये आपका CH3 और ये आपका CH3, तो यहाँ पे दोनों CH3 लिंक है। तो इस केस में जो ये लिंक है ना, ये तो एक्चुअली ये CH3 से ज्वाइंट है यहाँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे 3 साइड से CH3 ज्वाइंट है, 3 इसकी जो 3 मतलब वो है वैलेंसी है, वो CH3 से कंप्लीट हुई है, CH3 से। जो चौथी वैलेंसी है वो कंप्लीट हुई है हाइड्रोजन से। तो ये और एक आपका ये, इस केस में ये वाला, अगर मैं यहाँ पे एक और कर दूं, अगर मैं ऐसा करता ना कि अगर मैं इस वाला ये वाला निकालता हाइड्रोजन और ये वाला BR निकालता, तो यहाँ पे कुछ आपका कुछ ऐसा कुछ बनता आपका ये
एल्कीन, तो ये वाला लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो आपका एल्कीन है इसकी तो दो यहाँ पे बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन से कंप्लीटेड है। इस केस में दो कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन, और ये आपका 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्योंकि आपका ये जो वैलेंसी है वो अल्काइलेटेड है, मतलब कि उसमें हाइड्रोजन ज्यादा कम, मतलब कम हाइड्रोजन जॉइंट में यहाँ पे बॉन्डिंग है। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कम स्टेबल होगा। क्लियर? तो थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे अगर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन करके, तो ये सिंपल 2 क्लोरो बोला है तो पहले बना दो ब्यूटेन आपका, ये यहाँ पे Cl और यहाँ आपका मतलब मान लो बोला है क्या, हमें मिथाइल बोला मतलब CH3। अब देखो, अब सिंपल क्या करना है यहाँ पे कि हमें जो अल्कीन फॉर्म करना है तो इसको पहले मान लो 0 करके, और ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा। को बीटा आपके पास यहाँ पे 3 टाइप के बीटा है, एक बीटा ये, एक बीटा ये, एक बीटा ये। एक्चुअली ये बीटा, ये भी बीटा ही होगा। हाँ, तो ये दोनों सेम नेचर के, ये CH3 और ये आपका गामा है। एक्चुअली देखो, हमें ना यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें ये अल्फा से एक्स निकालना है। यहाँ पे पास हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन, और इसका जो हाइड्रोजन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, अगर मैं ये वाले हाइड्रोजन को निकालूँ, ये वाले हाइड्रोजन को, ये वाले क्लोरीन को, तो ये कुछ यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का आपको ये मिलेगा प्रोडक्ट। इन दोनों को निकाल दिया हमने, मतलब हटा दिया। हाँ, तो आपको कुछ ये मिलेगा, और यहाँ पर CH लगा हुआ है। अगर उसको ध्यान से देखो ना, यहाँ पे ध्यान से, तो आपको यहाँ पे बहुत ही स्टेबल मिल रहा है प्रोडक्ट। ये आपका ज्यादा स्टेबल है। ये स्टेबल इसलिए, ये जो आपकी एल्कीन है, ये एल्कीन जो कार्बन है, ये एल्कीन वाला जो कार्बन है, वो कार्बन एक बार CH3 से लिंक है और सेकंड टाइम भी CH से लिंक है। यहाँ पे दो, इसके 2 वैलेंसी CH3 से कंप्लीटेड है, और इसकी जो थर्ड वैलेंसी है वो कंप्लीटेड CH3 से, और फोर्थ वन H से। क्लियर? बाकी सब में क्या होगा, बाकी सब में ऐसा नहीं होगा। अगर आप मान लो आपने यहाँ पे इसको नहीं लिया, आपने ये वाला मान हाइड्रोजन ले लिया, ये वाला हाइड्रोजन, तो इस केस में आपको ये मिलने वाला है। अगर आपने इस हाइड्रोजन को ले लिया और इसको नहीं लिया है तो आपको कुछ ये मिलेगा, इस टाइप का कुछ CH3 ये वैलेंसी दूसरे कंप्लीट करना आपने यहाँ पे हाइड्रोजन की, तो आपके पास यहाँ पे H2C आ जाएगा। क्लियर? और ये क्या होगा, ये आपका थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल इसलिए होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इसने 2 कार्बन से लिंक तो है। ये देखो, ये जो कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन, ये एक बार CH3 से लिंक है, और ये भी यहाँ पे CH3 से लिंक है। बट ये जो 2 हाइड्रोजन है ये दिक्कत देंगे यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे इस H यहाँ पे लगा हुआ है 2H, और यहाँ पे एक ही H लग रहा है आपका। इस केस में आपका अनस्टेबल होगा, आपका स्टेबल होगा। क्लियर? तो जब आपका क्वेश्चन तो ये खुद से करना आप लोग, इजी क्वेश्चन है। सिंपल पहले ड्रॉ करना स्ट्रक्चर, और यहाँ चेक करना कि कौन सा हमें यहाँ पे हाइड्रोजन हटाना है। क्लियर? क्योंकि मैं बीटा एलिमिनेशन करना है यहाँ पे, इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? ये आसानी है वैसे तो, आप चाहो तो उसको ट्राई कर सकते हो, ईजी है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आ जाओ क्वेश्चन 11 पे। हाँ, क्वेश्चन 11 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें जाना पड़ेगा हमें। पहले बात करेंगे फर्स्ट रीजन की। क्या बोला है, डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ क्लोरोहेक्साइल बेंजीन। तो आपका जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन मतलब आपके पास एक ऐसा कुछ, हाँ क्लोरोबेंजीन कुछ आपका ऐसा कुछ होता है इस टाइप का, क्लोरो टाइप में, क्लोरो टाइप में। एक्चुअली हमारा क्वेश्चन 11 लग रहा छूट गया है बेटा, क्वेश्चन 11 शायद हमने छोड़ दिया है। ओके ओके ओके, एक काम करते हैं, क्वेश्चन 11 बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन 12 कर लेते हैं। आपको मैं इसी वीडियो में दे दूंगा क्वेश्चन 11 की, लास्ट में कर लेंगे उसको। हाँ, तो पहले हम क्वेश्चन 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसा है यहाँ पे कि जो आपके पास यहाँ पे ये जो यहाँ पे Cl लगा आपके पास, यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल में, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड मतलब कैसा कुछ आपका यहाँ पे Cl, इसको बोलेंगे हम साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड करके, मतलब क्लोरोबेंजीन वही, मतलब क्लोरो साइक्लोक्लोरोबेंजीन करके, साइक्लोक्लोरो करके अपना ये हेक्सा, सॉरी इसका नाम ऐसा होगा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे इसको, क्लोरोहेक्सेन, या तो फिर आपका ये होगा अपना साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड करके। तो यहाँ पे इन सब में जो डेवलपमेंट होगा वो बोला है हमें कि इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो वही हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो क्या होगा यहाँ पे, तो एक्चुअली यहाँ जो आपका कार्बन है ये आपका sp2 नेचर का है, पर हाँ जितना आपके पास कार्बन में s कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, s कैरेक्टर सिंपल प्रोपोर्शनल आपके होता है सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्लियर? जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना आपका चार्ज का डिस्पर्सन होगा, चार्ज का आपका डिस्पर्सन होगा, और जितना आपका चार्ज का डिस्पर्सन होगा उतने यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट अपना आपको उतना ज्यादा होगा। तो अगर बात करें इस केस में, तो यहाँ पे ये आपका कार्बन है, ये आपका sp3 है, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे लेस हाइड्रोजन कैरेक्टर है, मतलब वो s कैरेक्टर है। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे
तो इसके पास लेस एस कैरेक्टर है। कैसे देखो, यहाँ पे sp2 मतलब अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये आपका ये 33.3% यहाँ पे एस कैरेक्टर आ रहा है। हाँ, ये आपको निकालना आना चाहिए। और इसके आपके पास 25% एस कैरेक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका मतलब क्या होगा, चार्ज का सेपरेशन होगा ज्यादा होगा इस केस में। तो इसमें लिखो सिंपल, आपको लिखना हो तो ड्यू टू ग्रेटर एस कैरेक्टर एस कैरेक्टर sp2 hybrid carbon sp2 hybrid carbon atom is more electronegative more electronegativity सही है, is more electronegative, therefore the sp2 hybrid carbon of CCl in chlorobenzene in chlorobenzene has less tendency to release to release to release the to release the electron to to chlorine than sp3 कार्बन एटम। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा है, देखो ये जो कार्बन है ये sp2 है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो शेल को कम देगा, और कम देने से क्या होगा कि इस पे जो चार्ज का सेपरेशन होगा यहाँ पे बहुत ही कम होगा। बट इस केस में ये आपको sp3 है, sp3 कार्बन क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन्स में दे देते, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इसको दे देंगे क्लोरीन को। तो यहाँ पे क्योंकि इनका जो नेचर है वो देने वाला जाता है, इस केस में कम देने वाला है, तो यहाँ पे जितना देगा वो उतना क्या होगा, उतना इस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा और इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे जो सेपरेशन है वो बढ़ जाएगा। तो यही रीजन है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो इसमें मतलब इसके कॉम्बिनेशन में ज्यादा आता है, मतलब ये ज्यादा इसका होगा डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे जो चार्ज का सेपरेशन होगा वो सिंपल सा फंडा यहाँ पे नहीं, देखो ये आपका कार्बन है, हाँ यहाँ पे जो कार्बन है ये थोड़ा सा नेगेटिव है तो जल्दी देगा नहीं है, बट इस केस में देगा जल्दी है। तो देने से क्या होगा कि जितना इसमें चार्ज का सेपरेशन होगा, जितना इन दोनों में चार्ज डेवलप हो जाता है ना उतनी अच्छी बात है ना। चार्ज का जो आपका फॉर्मूला होता है डेवलपमेंट का वो Q/D होता है, क्लियर। तो आपका अगर क्यू ज्यादा उन दोनों पे आने वाला है, मतलब दोनों पे ज्यादा डेवलप होगा चार्ज, उस केस में वो हमारा क्या होगा, अच्छी बात है। और अगर डी भी ज्यादा होता है यहाँ पे तो डी और क्यू यहाँ पे दोनों बढ़ रहे हैं, तो ये रीजन है कि ये वाला आप पे ज्यादा ना इसका डेवलपमेंट होगा, क्लियर। तो आपका ये पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन था। अगर हम बात करें पार्ट 2 की तो क्या लिखा है, अल्काइल लाइट थ्रू पोलर आर इमिसिबल इन वाटर, मतलब कि अगर हम अल्काइल लाइट को डालें पानी के अंदर तो क्या होगा, ये इमिसिबल होते हैं। तो एक्चुअली इसमें से रीजन ये है ना, बिकॉज एक्चुअली ये दे आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि अगर आपको यहाँ पे लिखना है लिख दो सिंपल कि अल्काइल लाइट थ्रू पोलर थ्रू पोलर आर immiscible because they are unable to form hydrogen bond with water molecule मतलब ऐसा कुछ, जैसा अगर यहाँ पे CH3X है तो ये ना, देखो कोई भी चीज अगर मान लो घुलना है, अगर पानी में अगर मिसिबल होना है मतलब कि घुलना होता है, इमिशन में क्या उगलता नहीं है, मतलब लेयर बना देता है। अरे जैसे मतलब आपके पास यहाँ पे कुछ वाटर है तो यहाँ पर हमारा डाले अपने ऑयल डाल दिया ऑयल, तो आपको ऑयल की अलग लेयर दिखेगी एक ऑयल की, और एक आपको दिखेगी वाटर की अलग लेयर यहाँ पे, तो दोनों में क्या होगा, लेयर का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे जो अपना अल्कालाइड होता है ये जल्दी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, मतलब बनाता ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, बनाता है वी बनाता है। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा होना चाहिए बट ये बहुत वीक होता है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो CH3 है ये करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देता है इसको, इलेक्ट्रॉन देता है एक्स को, तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता यहाँ पे ये, मतलब इंसर्ट ये कि कभी भी आपको अल्कालाइट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलने वाली है। अगर बात करें हम क्वेश्चन पार्ट 3 के, यहाँ पे पार्ट 3 मतलब इग्नाइट एजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर अनहाइड्रस कंडीशन। देखो एक्चुअली इसमें रिएक्शन होता है, यहाँ पे रीजन होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे इग्नाइट एजेंट ना, अगर ये कैसा हो, इग्नाइट एजेंट आपको पता होना चाहिए कि आपका RMGX आपका इग्नाइट एजेंट होता है RMGX के। लेकिन जैसे आपने क्या किया, मान लो आपका जो कंडीशन है वो हाइड्रस है, मतलब उसमें पानी होगा,
पानी मतलब आपका यहाँ पे HOH करके, सही है। देखो इस पे होता है नेगेटिव चार्ज होता है सॉरी इस पे प्लस होता है, इस पे आपका प्लस होता है, इस पे होता है माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो R वाला है ये सिंपल स्टेटस हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा RH करके, और जो आपका MgX है ये जाके जुड़ जाएगा MgXOH से। तो यहाँ पे क्या हो गया है हमारे पास, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो चुका है। तो इसी एसिड बेस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारा जो कंडीशन है वो एनाइड्रस का, क्योंकि हमें यहाँ पे एल्केन मिल रहा है और मुझे यहाँ पे एल्केन नहीं चाहिए यार। क्योंकि गिगरेंड में क्या होता है, हम बहुत सारे रिएक्शन करवाते हैं, उससे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे आपका कीटोन मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, बट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एल्केन मिल रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो यही रीजन है। हाँ इसमें चाहिए तो लिख दो सिंपल, सिंस 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 RMGX फॉर्म्स फ्रॉम्स RH, RH मतलब क्या, अल्केन, अल्केन with water, therefore it should be prepared, it should be prepared under anhydrous condition, anhydrous condition। बस ये हमारा होगा क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ क्वेश्चन नंबर 30। तो हमें बताना है पे ये कि व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रीऑन 22 और DDT एंड टेट्राक्लोरो। देखो सिंपल बात करें फ्रीऑन 2 की ना, जब का फ्रीऑन 2 होता है, फ्रीऑन ट्यूबवेल होता है, एक्चुअली यूज हमारे यहाँ ये यूज होता है अपने उसमें रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में, और उसमें फ्रिज में यूज होता है, फ्री और अपना AC वेसी, AC कूलर वूलर AC में यूज होता है, इसका होता है यूज एयर कंडीशन, मतलब कि एयर कंडीशन में। हालांकि इसको बैन कर दिया गया है फिलहाल, तो इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि इससे क्या होता है, इससे अपना जो ओजोन लेयर ना, ओजोन लेयर O3 उसका डिप्रेशन होता है, तो ये रीजन है। पर हाँ एक्चुअली फ्रीऑन की पूरी फैमिली होती है, फ्रीऑन की पूरी फैमिली होती है बहुत, मतलब इसमें बहुत सारे एक्चुअली कैटेगरी वाले कंपाउंड आते हैं, जिसमें से जो हम DDT की बात करते हैं जिसकी, वो थोड़ा सा टॉक्सिक भी नेचर होता है एक्चुअली, मतलब इसका थोड़ा सा टॉक्सिक नेचर भी होता है ये फ्रीऑन का 12 का। अब बात करें सेकंड अपना CCl4 की, CCl4। तो CCl4 में क्या होता है एक्चुअली, ये एक तरह का इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इन मैन्युफैक्चरिंग, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपना सॉल्वेंट को, मतलब कोई मान लो आपके पास कंपाउंड हो, मतलब कोई दवाई वही होगी, और इंडस्ट्रियल पे इसका यूज होता है एक्चुअली CCl4 का, जिसमें हम क्या करते हैं, हम CCl4 में रिएक्शन करवाते हैं, सॉल्वेंट की तरह यूज होता है ये। फिर आपका थर्ड यहाँ पे DDT छूट गया हमारा, DDT की बात करें, DDT की, तो एक्चुअली ये यूज होता है ऐसा इंसेक्टिसाइड, इट इज यूज्ड एज यूज्ड एज इन इंसेक्टिसाइड करके। पर हाँ लेकिन यहाँ पे मैंने इस पर लिंक क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसा हुआ ना, जैसे कि ये एक्चुअली होता है ना कीटनाशक बोलते हैं, मतलब वो कीड़े मारने की दवा, तो वो DDT यही है एक्चुअली यहाँ पे। और DDT जो हमारा होता है ना, ये ऐसा देखा गया फ्यूचर में कि जो DDT था, इससे जो इंसेक्ट थे ना, इंसेक्ट उन्होंने इसको इतना मतलब खा पी लिया, मतलब उन्होंने मतलब हमें DDT का इतना यूज कर लिया कि जो इंसेक्ट्स है ना, वो उनका इस पर असर होना बंद हो गया, मतलब कि उन्होंने एक तरह का रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है DDT के अगेंस्ट। तो जनरली हम इसको फिर बैन कर दिया, मतलब बंद ही कर दिया इसको। और हाँ ये एक्चुअली बहुत टॉक्सिक पाया गया, ये ना हमारी फीस होती है, फीस को अगर हम DDT खिलाए ना, DDT, तो क्या होता है ये फिश में टॉक्सिसिटी से आती है, मतलब और फिश को हम खाते, तो क्योंकि ये इससे क्या हो रहा है, इससे डायरेक्टली एक तरह के मतलब टॉक्सिक नेचर होने की वजह से DDT को बैन कर दिया गया। इसलिए यही चीज अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ बनाया, DDT में डाला कहीं पे मैंने, तो वो चीज फिश खाएगी, मतलब वो चीज पानी में जाएगा आपका, वाटर में, सीवर सिस्टम में, और वही सीवर सिस्टम आता है अपने सी में आता है, और सी में जाने के बाद क्या होगा कि मान लो किसी फिश ने खा लिया और फिश को मान लो हमने खाया, तो उसके क्या होगा कि DDT हमारे चल जाएगा, तो हमें भी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये रीजन है इसको बैन कर दिया गया। फिर बात करें यहाँ पे माइडोफोम अपना आइडोफोम की, जो अपना आइडोफोम होता है, आइडोफोम एक्चुअली अगर बात करें हम आइडोफोम की यहाँ पे, तो ये यूज होता है हमारा यहाँ पे एंटीसेप्टिक पे, इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक, यूज एस एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मीन्स क्या, दवाई में लगा के ये यूज करते हैं एंटीसेप्टिक, क्योंकि ये इसका एंटीसेप्टिक नेचर अच्छा थोड़ा होता है। फिर यहाँ ऐसा होता है कि जो आपका CH3 है, जिसको माइडोफोम बोलते हैं, इससे एक्चुअली आयोडीन रिलीज होता है, आयोडीन, और यही आयोडीन क्या होता है, यही आयोडीन का एंटीसेप्टिक नेचर होता है, एंटीसेप्टिक नेचर होता है। तो यही रीजन है कि हमें यूज करते हैं यहाँ पे हम ये। और जनरली क्या होता है कि इसको CH3 को हम लेते हैं साथ में अल्कोहल के साथ,
और मतलब इसको मिक्स करते हैं, अल्कोहल थोड़ा सा परसेंट लेते हैं मात्रा में, और ये तो इसको हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन करके, टिंचर ऑफ आयोडीन करके इसका नाम होता है। तो इस तरह से आपका ये यूज होता है यहाँ पे आयोडीन। और बात करें यहाँ पे नेक्स्ट की, नेक्स्ट इसमें तो एक्चुअली इसका यूज ये भी होता है, और प्लस में ना कभी कभी ये हमारे जो होता है, इट इज यूज्ड टू distinguish distinguish ketone and aldehyde, ketone and ketone and aldehyde, ketone कहाँ गया, ketone अल्फा 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 हेलोजेनेटेड कीटोन, अल्फा कीटोन एंड अपना यहाँ पे अल्डिहाइड। तो क्या होगा, जो हमारा आइडोफॉर्म होता है वो इन दोनों के डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है। जनरली क्या होता है, अल्डिहाइड जो हमारे होते हैं और हमारे कीटोन होता है, देखो एक्चुअली इसको हम बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट करके, इसकी बात करेंगे आगे आके कि आइडोफॉर्म टेस्ट होता है क्या है। हाँ, फिर आपको ये जानना ये है कि आइडोफॉर्म टेस्ट यूज कब होता है, पर कीटोन को पहचानने में, कीटोन के यूज के लिए हमारे यहाँ पे ये यूज होता है, टेस्ट होता है यूज। हाँ यहाँ पे तो इस तरह से आपका ये पूरा यूज खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को यहाँ तक करना चाहिए प्रिपेयर, और तब तक के लिए